अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, 3 लॉ हमने पढ़े। पहला लॉ तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे पहले भी हम डेफिनेशंस कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम दूसरा और थर्ड लॉ जो है, ये थर्ड लॉ तो शॉर्ट है लेकिन ये सेकंड लॉ इम्पोर्टेंट भी है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तीनों लॉज ही सेकंड लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हो, तो उस फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यानी ये जितनी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब फोर्स उतनी ज़्यादा लगाई जा रही है। अब अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सेलरेशन और फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर वो मैस के क्या होगी, इन्वर्स होगी। लेकिन जब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्या है कि व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब भी नेट फोर्स लगाई जाती है, यानी फोर्स लगाई जाती है किसी बॉडी के ऊपर, तो होता क्या है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, सिंपल बात है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सिंपल, अब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब उसकी स्पीड अब चेंज हो रही है। तो स्पीड जब चेंज हो रही होती है तो वो क्या चीज़ होती है, वो एक्सेलरेशन ही होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है। ठीक है, व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ओके, अब एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, तो उसकी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी के जो भी जितना भी मैग्नीट्यूड होगा यानी एक्सेलरेशन का, तो वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी या द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। तो यहाँ पे आप नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और उसके मैस के क्या होगी, इनवर्स होगी। डायरेक्ट रिलेशन फोर्स का और एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन का मैस के साथ क्या रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है। तो इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखें, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, जब इस तरह हो वन ओवर समथिंग हो तो वो इनवर्स रिलेशन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और मैस का जो रिलेशन यहाँ पे है इनवर्स है, और यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इस इक्वेशन को 1 क्या है, तो ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एफ और 1 और एम, ये मैंने इकट्ठा कर दिया। और इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ ही आएगा, डिवाइड में क्या है, एम है, तो ये मैंने एम वैसे का वैसे लिख दिया। जब आप रिलेशन, ये जो डायरेक्ट रिलेशन है, इसको रिमूव करोगे, यानी इसकी जगह पे आप कांस्टेंट लगाओगे। जब इक्वल में लेके जाना है इस इक्वेशन को, तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होता है। दैट्स मीन एक्सेलरेशन दिस विल बी इक्वल टू, ये के कांस्टेंट को शो करे जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जब आप के की जगह पे 1 पुट करोगे, इसका मतलब हम 1 पुट करें ना करें, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो ए इज़ इक्वल टू के एफ और एम, तो के इज कांस्टेंट और के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, ओके हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओवर एम हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, यही वापस चीज़ आ जाएगी। इस एम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे हमने अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है एम को। ये वाला एम यहाँ मल्टीप्लाई ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो पे यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है, ए मल्टीप्लाई एम, और यहाँ पे एफ और एम मल्टीप्लाई बाई एम, एफ और एम मल्टीप्लाई एम, एम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो गया। के की वैल्यू तो 1 है, वो तो हमने पुट कर दी। ठीक है, वो लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें नज़र आ रहा है ये एम इस एम से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे एफ बचा, यहाँ पे एम बच गया और ए बच गया। तो इस रिलेशन को सीधा करके लिख सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक प्रूफ हो गया सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब इसका यूनिट निकालो, फोर्स का यूनिट क्या है सिंपल हमें पता है न्यूटन है, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे भला, हमें पता है मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैस का यूनिट जो है किलोग्राम, ये किलोग्राम आ गया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। एंड दिस रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू 1 न्यूटन। एंड ये एमसीक्यूज में भी आता है, पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है, 1 न्यूटन के। अब डिफाइन किया जाए कि सवाल आ जाए कि डिफाइन न्यूटन, तो न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है या ये फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन,
ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फार्मूला याद रखना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम है, और एम क्या चीज़ है, यानी एम मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसी रिलेशन के मुताबिक कि न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, न्यूटन फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, कितनी भला हमें नज़र आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही बात तो लिखी हुई है कि प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मैस कितना है, kg। तो आगे देखो, इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। समझ आ गई इस बात की। तो दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg एंड दिस रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू 1 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1 kg एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये आपके पास एक शॉर्ट सवाल है। उसके बाद आपके पास थर्ड लॉ है न्यूटन का। तो थर्ड लॉ क्या है, सिंपल है कि टू एवरी एक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन जो है इक्वल, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन की बात है कि एग्जांपल लिख दीजिए। जस्ट लाइक क्या है, कोई भी बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, यानी कि टेबल के ऊपर बुक अपना वेट लगा रही है, और टेबल क्या कर रही है, ये हो गया बुक का पहले तो एक्शन हो गया कि बुक जो है अपना टोटल वज़न जो वेट है वो टेबल के ऊपर लगा रही है। अब ये उसका एक्शन हो गया। रिएक्शन के तौर के ऊपर टेबल क्या कर रही है, टेबल उस वज़न को पुश करी अपवर्ड, दैट्स मीन ये उसका हो गया एक रिएक्शन। जस्ट लाइक आप एक बाल को दीवार के ऊपर मारते हो, ये आपका एक्शन, और दीवार उस बाल को वापस आपकी तरफ धकेलती है, ये उसका रिएक्शन हो गया। ये आपके पास थर्ड लॉ हो गया न्यूटन का। ये तीनों लॉज कंप्लीट हो गए। ये आपका टॉपिक है आज का, इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे।